हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो जो कि है साइंस का असाइनमेंट 2। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं जिसको मैं अभी आपको समझाने का भी कोशिश करूँगा, जिसके आंसर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये वीडियो बस इसलिए था कि मैं आप जैसे स्टूडेंट को अपने चैनल से जोड़ सकूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। मैं कंटिन्यू आपकी क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से लूँगा। कोशिश करूँगा कि जितना से जितना हो सके मैं आपको समझा सकूं सभी विषयों को, ना कि केवल गणित, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, ये सभी का हम क्या करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो बस आप इतना कीजिए कि इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आज ये जो हमारा वीडियो है वो साइंस का है, असाइनमेंट 2, जिसमें पहला क्वेश्चन था मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले बता देते हैं कि मेंडलीव और मोसले। मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था। उस समय उसके पास केवल 63 यानी कि 63 तत्व थे जिन्हें उन्होंने क्या रखा, आवर्त सारणी पे रखा। तो बहुत ही दिक्कत था उसके लिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा सारणी बनाया था। लेकिन अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं। तो जैसे जैसे तत्वों का खोज हुआ उसकी सारणी जो है खोते गया और धीरे धीरे फिर वो चेंज होके क्या किया, मोसले ने एक नया सारणी बना दिया, है ना। तो मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने बनाया। तो उस टाइम तक लगभग 100 तत्व थे, बाकी के लिए इसने जगह भी छोड़ दिया। तो ऐसे मतलब बनता गया सारणी, लेकिन मेंडलीव ने भी बहुत ही अच्छा सारणी बनाया था। तो फिर उसके बाद जैसे कि ये व्याख्या करना है हमको, तो यहाँ पे मैंने देखिए अपने हिसाब से ही इसके आंसर्स बनाए हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मोसले में परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार यानी कि उसका द्रव्यमान, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉनों या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है परमाणु संख्या। तो इसके बाद है यहाँ पे बोलता है मेंडलीव की रासायनिक गुणों में के अंतर्गत तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बने यौगिकों को चुना। यानी कि मेंडलीव ने जब तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, यानी कि दो तत्व मिलकर जब एक अन्य पदार्थ का निर्माण करता है उसको कहते हैं यौगिक। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने यौगिक उन्होंने बनाए, HCl वगैरह, H2O वगैरह, ये सब चीज़ पर उन्होंने अध्ययन किया। जबकि मोसले ने क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना कि उसका परमाणु क्रमांक में कौन से कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके आधार पर उसके गुणों का इन्होंने क्या किया, गुणों को अध्ययन किया। और ये मोसले का ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेंडलीव ने भी अपने टाइम पे बहुत ही बढ़िया तरीके से सारणी बनाया था। फिर मेंडलीव ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने क्या किया, परमाणु भार यानी कि सबसे कम परमाणु भार यानी कि हाइड्रोजन से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया, एक सारणी बनाया। सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा परमाणु भार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कहीं कहीं पे एक दो तत्व ऐसे मिले जिनके परमाणु भार क्या थे, ज़्यादा थे, और उन्हें पहले पे और कम वाले को बाद पे ऐसा भी रखा है। तो ये अपवाद है। और साथ ही साथ ये इन्होंने परमाणु भार के आधार पर तो बनाया, लेकिन हाइड्रोजन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। अब समस्थानिक का मतलब यह है कि परमाणु क्रमांक समान, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो उसके हिसाब से तो हाइड्रोजन अलग अलग कक्षाओं मतलब अलग अलग श्रेणी पे जाना चाहिए था, समूह पे जाना चाहिए था। लेकिन उसके लिए बस वो हाइड्रोजन को फर्स्ट समूह पे ही रख दिया, फर्स्ट समूह फर्स्ट पीरियड मान के चलो, उसके अलावा और नहीं। तो यहाँ पर ये दिक्कत आया था। जबकि मोसले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया। तो अब परमाणु क्रमांक एक ही होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक भले अलग अलग होता है, तो बिल्कुल एक ही जगह पे था। और बहुत सारे तत्वों को में जो ये त्रुटियां थी, मेंडलीव ने जो के आवर्त सारणी पे जो त्रुटियां निकली उन्हें मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में सुधार दिया। तो ये था। साथ ही साथ मेंडलीव ने और मोसले इन दोनों ने एक अच्छा काम किया। लिथियम नियॉन आर्गन, ये क्या है, नोबल गैसें है, अक्रिय गैसें हैं, यानी कि किसी भी दूसरे के साथ ये क्या करती है, क्रिया नहीं करती है। इसका अष्टक पूर्ण होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है। ये इसे क्या कर दिया, अलग से स्थान दे दिया। तो इन्होंने मेंडलीव ने इसे जीरो ग्रुप कहा, और इसे हम लोग नोबल गैस ग्रुप या अक्रिय गैस ग्रुप या फिर जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, या 18 ग्रुप 18 एलिमेंट ऐसे बोलते हैं, ग्रुप 18 के तत्व। तो इस तरीके से साथ ही साथ मेंडलीव ने H के समस्थानिकों को, जो मैंने बता दिया था, को कोई स्थान नहीं दिया, जबकि मोसले ने समस्थानिकों को भी स्थान दिया। यह है टोटल 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बायो का है।
तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं प्रॉपर इसका अच्छे से स्टडी करके आपके लिए इसका वीडियो बना दूँगा, तो ध्यान से आप समझिए इसको। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियोस उन स्टूडेंट के लिए ही है जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश नेटवर्क के प्रॉब्लम या मोबाइल नहीं होने की वजह से ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा भी कोई दूसरे स्टूडेंट इसको देखते हैं तो कॉपी मत कीजिएगा, इसको समझिए, उसके बाद आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसे कोशिश करेंगे समझाने के लिए। हमने ये चैनल इसीलिए ही यूट्यूब पे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी, उसको नाम दिया गया है, संकरण एक रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी से कराया जाता है, सफ़ेद रंग का होगा वो। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त होने वाले पौधों के पुष्प का रंग बताइए। ये है प्रथम पीढ़ी में कौन सा रंग प्राप्त होगा। और साथ ही साथ प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी से प्राप्त सफ़ेद फूल वाले पौधे का प्रतिशत भी बताना है, और द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त जीनोटाइप पौधे का अनुपात भी बताना है। तो देखिए इस तरीके से बी को हम नीले रंग से ब्लू कलर और बी सफ़ेद को वाइट से WW भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से इन लक्षण वाले जनकों के बीजांड और परागकण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने दर्शाया है, और यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया है, और यहाँ पे देखिए बी इस तरीके से कनेक्टेड था, ये छोटा बी बड़ा बी, ये बी बना रहा है, ये भी बी इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए कैपिटल है, तो ऐसे अलग अलग बनेगा। तो द्वितीय पीढ़ी पौधों के कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा है। ये समझ नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप हमें कमेंट कीजिए। प्रथम पीढ़ी के फूलों का रंग नीले रंग का होगा, इससे पता चल रहा है। देखिए प्रथम पीढ़ी में यहाँ पे बी दिख रहा है संकरण के पश्चात। और उसके बाद है 25% पौधे पहली पीढ़ी में नीले रंग के फूल जनक के समान, 25% पौधे और पहली पीढ़ी के सफ़ेद फूल वाले जनक पौधे के समान, एवं 50% पौधे द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधे जैसे मिलेंगे। इस तरीके से रहेगा। द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त जीनोटाइप पौधे का अनुपात 3:15:1 होगा। ये आंसर निकाला गया है, आप देख लीजिएगा इसको और समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होती है, फास्फोरस परमाणु संख्या 15 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 15 के तत्व हैं, ठीक है। दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, 2 8 8 18 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर नाइट्रोजन का तो 7 है, तो 2 और 5 हो जाएगा, 5 और 2 7। फास्फोरस का क्या है, 15 है, तो 2 8 5, बहुत ही आसान है। फिर बोलता है दोनों में से कौन अधिक ऋण विद्युतीय होगा। तो चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, इसका कारण है तत्वों का आकार। तत्वों का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, और आकार अधिक होगा तो विद्युत ऋणता की जो क्षमता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नाइट्रोजन की ऋणता यानी कि ऋण विद्युत क्षमता जो है, ऋण विद्युत क्षमता अधिक होगी, तथा फास्फोरस की ऋण विद्युत क्षमता कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन पहले आएगा, जस्ट उसके बाद फिर आ जाएगा फास्फोरस, इसलिए। और इसका कारण जो है नाइट्रोजन का आकार जो है फास्फोरस से कम होता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऋण विद्युतीय क्षमता अधिक होगा, फास्फोरस का कम होगा नाइट्रोजन से। फिर उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आने वाले समय में हम इसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऊर्जाएं के जो स्रोत है हमारे धरती पर मौजूद है वो तो नष्ट हो रहा है। अब मैं बता देता हूँ, सोलर ऊर्जा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में सौर ऊर्जा है। आजकल बड़े बड़े सौर पैनल छतों पे लगाए जाते हैं, लोग अब डेवलप्ड हो रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी इनके लिए सहायता राशि भी मिलती है। तो उससे सौर पैनल लगा रहे हैं और बिजली की जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। जंगल वाले क्षेत्रों पे जहाँ पे बिजली के खंभे नहीं पहुँच पाते वहाँ पे तो ऐसे ही किया जाता है। तो एक बहुत अच्छा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए सोलर कुकर इसका एक एग्जाम्पल है। सोलर कुकर एक ऐसा युक्ति है जिसमें सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य के विकिरण के ऊष्मा को उपयोग करके क्या किया जाता है, भोजन का निर्माण किया जाता है सोलर कुकर का। अब सौर पैनल वो भी करा सकते हैं चाहे तो,
सौर पैनल का, जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो उसका चित्र भी आप इसमें बना सकते हो। देख लीजिए इस तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा चित्र दिया गया है। और अगर आप सौर पैनल का चित्र बनाते हो, चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो और सौर पैनल का चित्र बना के उस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके 10th के बुक में भी ये दिया हुआ है, अच्छे से समझ सकते हो। ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसमें ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सौर पैनल। तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद देखिए प्रकाशीय ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल रहा है। यहाँ पे ये सोलर कुकर, और वो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। फिर है अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी का अध्ययन हम फसल उत्पादन में कैसे मदद करता है। आजकल फसलों के उत्पादन के लिए अनुवांशिकी के जरिए हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि अनुवांशिकी का अध्ययन हम फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार से मदद कर सकता है। अच्छे बीजों का चुनाव कर सकते हैं हम अनुवांशिकी की मदद से। उत्तम प्रजाति के बीजों का चयन कर सकते हैं जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी। कई पीढ़ियों तक उत्पादन करने पर हर पीढ़ी में हमें शुद्ध और संकरण पौधों की संख्या एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होती है, जिससे हम शुद्ध पौधा चयन करेंगे और जितना अच्छा बीज हम चयन करेंगे, जितने अच्छे पौधे हम लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो फसल देगा और उसमें कहीं कम बीमारी होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।